हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबसे पहले सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। और आज का जो हमारा सेशन है वो है जेई मेंस एंड एडवांस स्ट्रेटजी आफ्टर जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट। जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है और अब सभी के माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि सर अब हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अब अलग अलग टारगेट है। किसी का बोर्ड का एग्जाम भी है, किसी का जेई मेंस जो सेकंड अटेम्प्ट है उसका टारगेट है, किसी का टारगेट अब जेई एडवांस भी हो सकता है। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी हमारी अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए। राइट? यस राम, वेलकम। अवधूत, वेलकम वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो हमारा जो सेशन है, ये देखिए जैसे अभी मैंने बताया ना कि अलग अलग स्टूडेंट्स का टारगेट अलग है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। मैं पहला डिस्कशन करूंगा जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिनका अभी 12th का बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, उनके लिए मैं डिस्कस करूंगा। और बाद में हम डिस्कस करेंगे जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनका डिस्कशन बाद में होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं जो 12th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स, उनकी बात करते हैं। देखिए जो 12th अंडरगोइंग स्टूडेंट्स हैं उनका जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है। अब उनका बोर्ड का एग्जाम आने वाला। देखिए बोर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें बोर्ड में 75% मार्क्स सिक्योर करने हैं, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जैसा आप सभी को पता है। तो हम बोर्ड को लाइटली नहीं ले सकते। तो बोर्ड को और जेई की प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करना है वो हमें डिसाइड करना होगा। तो देखिए मेरा मानना है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो मैंने यहां पर लिखा है कि 70% टाइम अब आपका बोर्ड की तैयारी के लिए जाना चाहिए और 30% टाइम आपको जेई मेंस के लिए देना चाहिए। 30% इसलिए है ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि आप बहुत दिन हो गए सर मैंने तो जेई मेंस का कुछ पढ़ा ही नहीं, तो जो आपने पढ़ा हुआ था वो भी भूल जाओगे। इसीलिए कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए रफली 30% टाइम जरूरी है, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स आप डेली जेई मेंस को दे सकते हैं। हाँ, इसमें क्या करना है 3 to 4 आवर्स में वो मैं आपको बताऊंगा। बट जो बाकी का बचा हुआ टाइम है 9 to 10 आवर्स, जैसा आप सभी को पता है, हम ये स्टार्टिंग से कहते आए हैं कि आपको हर दिन 13.5-14 घंटे पढ़ना है। राइट? तो उसके अकॉर्डिंग 9 to 10 आवर्स अब आपको बोर्ड के लिए देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसमें क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो 12th क्लास में हैं, जिनका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। तो अब बात करते हैं कि जो 9 to 10 आवर्स हमें बोर्ड के लिए देने हैं उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, जेई मेंस की जब आप तैयारी करते हो तो उसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की तैयारी तो होती है। आपको आइडिया है फिजिक्स का सिलेबस क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। लेकिन इसके अलावा भी 2 सब्जेक्ट्स और होते हैं। एक सब्जेक्ट तो होता है इंग्लिश और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है बहुत सारे स्टूडेंट का हो सकता है फिजिकल एजुकेशन हो, किसी का कंप्यूटर हो, ये वेरी कर सकता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको इन 2 सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। और इसमें भी सबको पता है कि इंग्लिश का एग्जाम जो होता है सीबीएसई की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 22 फरवरी के आसपास है। तो इंग्लिश का पेपर सबसे पहले है। तो ये जो पहले 2 सब्जेक्ट्स हैं अदर देन पीसीएम, आप इनको एक बार पहले पूरा कंप्लीट करिए। इनिशियली इन 2 चैप्टर्स पर फोकस करिए, इंग्लिश को और जो भी आपका सब्जेक्ट है। मैं मान रहा हूं फिजिकल एजुकेशन अगर किसी का फिजिकल है तो ठीक है, अदरवाइज कोई और सब्जेक्ट जो भी है उसको आप एक बार पूरा तैयार करिए अच्छी तरह से। उसका पेपर देखिए, उनके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी तैयारी कहां से करनी है, कौन से टीचर से पढ़ना है, वो सब आपको देखना होगा। और इसमें अगेन एक और प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं बताता हूं। जब हम बोर्ड की तैयारी करते हैं ना, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है पहले उसको बोर्ड के इंक्लाइन करना होगा। एक्चुअली क्या जेई पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि यार हर एक क्वेश्चन कुछ थॉट
फुल वाला ना आता होगा, सोचना पड़ेगा। तो देखिए बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं देखिए वो फिक्स्ड होते हैं, वो एनसीईआरटी से होते हैं और उनके आंसर्स भी आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही लिखने होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसा मैंने यहां पर लिखा है, सबसे पहला काम आप लास्ट 4 to 5 ईयर्स के सीबीएसई के पेपर्स देखिए। थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो रहा है इन सालों में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकली आते हैं, यानी जैसा जेई मेंस का पेपर है वैसे ही कह सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, राइट। तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बहुतों को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और हम तैयारी किसी और तरीके से करते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि किसी क्वेश्चन का आंसर 10 लाइनों में लिखना है, 15 लाइनों में लिखना है, नहीं आते हैं। अगर आप सीबीएसई का पैटर्न देखोगे तो वहां ये जरूर लिखा होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, लेकिन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको भी ब्रेक कर लिया जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2+1+1 या 3+1+1, और ज्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री के जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको उनका लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आंसर है खत्म, आपको फॉर्मूला लिखना होता है, फॉर्मूले में कौन सा वेरिएबल क्या है ये बताना होता है, देन वैल्यूज पुट करनी होती है, फिर थोड़ी कैलकुलेशन दिखानी होती है, मतलब थोड़ी स्टेप्स आपको बतानी होगी। अच्छा, मार्किंग किस तरह से होती है ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए सीबीएसई वाले सैंपल क्वेश्चन पेपर भी देते हैं और उनकी मार्किंग स्कीम भी देते हैं। एक दो पेपर की थोड़ी सी मार्किंग स्कीम देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार मुझे लिखना किस तरह से है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप देखिए कि हाँ अब मुझे इस चैप्टर में क्या क्या याद करना है। और मेरा मानना है कि आप चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लिख के याद करें कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिजिकल केमिस्ट्री का कि व्हाट इज रेट लॉ, ये क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है। ये नहीं कि सर ये तो मुझे आता नहीं, आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखनी है कि रेट लॉ क्या होता है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इनकी डेफिनेशंस जो एनसीईआरटी में दे रखी है वही हम लिखें, यानी अंडरलाइन करें कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये आंसर लिखना है। अपने दिमाग से नहीं कि सर मैंने भी तो वही लिखा है। बहुत बार क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि जेई में क्वेश्चन आता है, कभी कभी तो क्या होता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और हमें तो बहुत सारा आता है क्योंकि जेई में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। बहुतों के साथ ही प्रॉब्लम, तो वो क्या करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 3 4 5 लाइनें लिख देते हैं। नहीं लिखनी होती भाई। 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए हार्डली 2 लाइनें, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। तो रिटन प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर एक गड़बड़ और क्या करते हैं, सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, मुझे सब समझ में आ गया। देखिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन एट द एंड आपको यह पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर होगा। जैसे हम तो ना 8th 9th क्लास में क्वेश्चन और आंसर याद करते थे, उसी तरह से आपको इनको याद करना है। तो ये तो बात होगी देखो भाई कि बोर्ड के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, उसमें अच्छा खासा गैप भी होता है, तो उस टाइम पर भी आप अच्छी तरह से इनको तैयार कर सकते हो। ऑलरेडी आपको आइडिया है, तो मुझे लगता है कि आपको 9 to 10 आवर्स इतना टाइम तो आपको बोर्ड को देना होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जेई मेंस के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए यहां पर जेई मेंस के लिए मैंने स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक जिनका स्कोर 200 मार्क्स से कम आ रहा है और दूसरा जिनका स्कोर 200 मार्क्स से ज्यादा आ रहा है। देखो यहां पर एक चीज मैं और बता दूं, थोड़ा सा टीचर टू टीचर हो सकता है, जो गाइडेंस है वो अलग अलग हो। किसी का व्यू थोड़ा अलग हो सकता है किसी टीचर का, किसी का कुछ और हो सकता है। मैंने 200 मार्क्स का, कोई 180 बोल सकता है, कोई 220 बोल सकता है, तो वो वेरी कर सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 200 से कम आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अगर हमें 99 परसेंटाइल मार्क्स लाने हैं तो मार्क्स 200 से ज्यादा तो होने ही चाहिए। 210 भी हो सकता है, 215 भी हो सकता है। तो और मैं ये चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स जेईई मेंस दे रहा है वो 99 परसेंटाइल से तो ज्यादा स्कोर करें। तो जिनके मार्क्स 200 मार्क्स से कम है, मुझे लगता है कि उनको अभी थोड़ा और जेईई मेंस के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए ताकि उनका स्कोर 200 से ऊपर जा सके। अब वो 200 से कम वाले देखिए 140 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है।
वो थोड़ा बहुत वेरी करेगा कि कोई ये नहीं कि सर मेरे 199 आ रहे हैं तो अब मैं क्या करूं, या मेरे 201 आ रहे हैं तो वो क्या करूं। वो अपने आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। ये एक जनरल क्राइटेरिया लिया है। तो जिनके मार्क्स 200 से कम है, समझ में आ रही मेरी बात है? यस, संजना, रजत, मौलिक, ठीक है, गुड। तो यहां पर जिनके मार्क्स 200 से कम है उनको सब क्या करना चाहिए, एक बार बैठिए, आप लिखिए, सारे चैप्टर्स के नाम लिखिए और उस पर टिक करिए यार कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है। जिसमें एक तो लगा सर इसमें तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, इसके क्वेश्चन भी हो जाते हैं, उनको अलग करिए, और जिनमें आपको लगता है कि ये वीक टॉपिक है उनको आपको अलग करना है। अब जो चैप्टर्स आपके वीक हैं उन चैप्टर्स के वापस से नोट्स पढ़ने हैं आपको, और उन पर जो बेसिक 20-25 क्वेश्चन हैं जो आपने पहले किए हुए हैं वही क्वेश्चन आप कर सकते हो, या उनके जो पीवाईक्यूज है, जेई मेंस के पीवाईक्यूज, वो क्वेश्चन करिए ताकि जो आपका वो वीक पार्ट है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि यार नहीं ये चैप्टर मेरा वीक था लेकिन अब ये भी मेरा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनके केवल क्वेश्चन कर सकते हो, केवल जो क्वेश्चंस हैं थोड़े थोड़े वो क्वेश्चंस करिए, बट वीक चैप्टर्स जो हैं उनके नोट्स वापस से आप पढ़ो ताकि जो आपका वीक चैप्टर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्लियर? तो हर एक सब्जेक्ट में आपको ऐसा करना है ताकि एक रिवीजन आपका पूरा हो जाए, जिससे लगे कि हाँ यार अब सारे चैप्टर्स वापस एक ही लेवल पर आ गए, क्योंकि जो वीक थे उनको भी हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो चैप्टर के नोट्स पढ़ने हैं और हर एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस करोगे वो वीक चैप्टर्स के भी आपको करने हैं और जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनके भी क्वेश्चंस करने हैं। वीक को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, को स्ट्रॉन्ग जो चैप्टर्स है उसको थोड़ा कम टाइम आपको देना है, तो ये आपको करना है। उसके अलावा बीच बीच में वीकली कभी एक आप टेस्ट दे सकते हो, फुल सिलेबस टेस्ट, जिससे आपका जो फ्लो है ना वो बना रहे। तो फुल सिलेबस टेस्ट आपको अराउंड नेक्स्ट जेई मेंस तक आपको कुछ 6 to 8 फुल सिलेबस टेस्ट देने। अभी आप कह सकते हो कि वीक में एक दे दिया तो वो बहुत है, फिर नेक्स्ट वीक एक दे दिया। कभी आपको लग रहा है कि नहीं सर अभी बोर्ड के पेपर बहुत पास पास में, तो उस टाइम एक वीक आप छोड़ सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि नेक्स्ट जेई मेंस तक 6 to 8 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। और अच्छी बात तो क्या है कि आप चाहो तो ये जो टेस्ट है वो अभी जो जेई मेंस के पेपर हुए ना जनवरी वाले, वो भी आप दे सकते हो। 2-3 दिन में वो पेपर आ जाएंगे, तो आप चाहो तो उन्हीं पेपर्स को एज ए मॉक टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जिससे आपको आइडिया भी लगेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो ये आपको बीच बीच में मॉक टेस्ट देने चाहिए। बट अब बात आती जिनके मार्क्स 200 से ज्यादा है। तो देखिए ऐसे भी स्टूडेंट्स है कि सर अब देखो जेई मेंस तो मेरा हो गया, रैंक भी ठीक ठाक आ जाएगी, बट मेरा टारगेट तो सर आईआईटी है, तो मुझे तो आईआईटी के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तो फर्स्ट तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड करूंगा जिनके मार्क्स 200 से ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आईआईटी की तैयारी बिल्कुल अलग होती है और मेंस की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। कुछ चैप्टर्स का डिफरेंस है जेई मेंस में और जेई एडवांस में। तो अब यहां पर जिनके मार्क्स 200 से ज्यादा आ रहे हैं उनको क्या करना है, तो उनको भी पहली चीज तो कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चैप्टर्स वीक है, कौन से चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपने वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए। जो वीक चैप्टर्स है उनके तो फिर से नोट्स पढ़ने हैं, उनके कुछ सिंपल बेसिक पीवाईक्यूज या क्वेश्चंस आपको करने हैं ताकि वो वीक चैप्टर भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। और फिर उसके बाद जितने भी चैप्टर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब के लास्ट 10 to 15 ईयर्स के जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करने हैं। देखो जेई एडवांस की तैयारी का सबसे आसान, सबसे सटीक जो तरीका होता है वो यही होता है, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करिए। पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। तो कोशिश करिए धीरे धीरे धीरे, जब तक जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट आए तब तक एक बार आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं जेई एडवांस के पीवाईक्यूज हो जाए। और देखो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज अगर आप कर रहे हो तो जेई मेंस की तैयारी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप जेई एडवांस की कर रहे हो तो जेई मेंस की नहीं हो रही है। आपकी जेई मेंस की भी तैयारी हो रही है और जेई
एडवांस की भी तैयारी हो रही है, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ताकि जेई मेंस तक आपके जेई एडवांस का भी अच्छा खासा बेस तैयार हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट जेई मेंस के बाद आप और नए नए क्वेश्चंस कर सकते हो। जो जेई एडवांस के लिए हम कहते हैं ना कि दिमाग चलना चाहिए, नए नए क्वेश्चन में कैसे सोचना है, तो फिर आप उस पोजीशन पे होंगे कि हाँ अब मुझे और नए क्वेश्चंस करने, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। जैसे आप हमारी शीट देखते हो, उसमें और बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज O2 या S2 इस तरह की, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए भी हम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जैसे जैसे बोर्ड के साथ है, तो एक चैप्टर उठा लिया, उसके कुछ जेई एडवांस के पीवाईक्यूज कर लिए, फिर एक और चैप्टर के कर लिए, तो जिनके मार्क्स अबाउट 200 है उनको इस तरह से फोकस करना चाहिए। उनका टारगेट ये होना चाहिए कि जब तक जेई मेंस का अटेम्प्ट आए तब तक हाँ उनका जेई एडवांस के सारे जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, पीवाईक्यू सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो देखिए ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 12th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, पर डे 3 to 4 आवर्स का ही टाइम रखा है, तो इससे ज्यादा आप अभी नहीं कर पाओगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो 12th स्टूडेंट्स को क्या करना है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। टाइम जो है 70% और 30%, ठीक है। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स पर जिनका 12th तो हो चुका है, जो अभी ड्रॉपर हैं, अब मैं उनकी बात करूंगा। तो यहां पर ड्रॉपर में जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 12th ऑलरेडी हो चुका है, उनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। स्टूडेंट्स जिनके 140 से कम मार्क्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स जिनके 140 से 200 मार्क्स के बीच में हैं, और जिनका स्कोर अबाउट 200 है। जल्दी से बताओ, एक तो कमेंट बॉक्स में लिख लिख के कि भाई किसको क्या लगता है कि किसके मार्क्स ए कैटेगरी में हैं, किसके बी कैटेगरी में हैं, किसके सी कैटेगरी में हैं, राइट। 1 A B C कैटेगरी थोड़ा बहुत तो पता होगा, या अभी चेक नहीं किया? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते नहीं सर हमने तो चेक ही नहीं किया, डर लगता है। ठीक है, कोई नहीं, अभी आप पेपर अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं वो चेक, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं कि सर मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है, आइडिया होना चाहिए कि आपके मार्क्स किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि उसी से हमें आगे की प्लानिंग करनी होगी, देखो, है ना। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जिनके मार्क्स 140 से कम आ रहे हैं। इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है वो मैं पहले बता देता हूं कि जिनके मार्क्स 140 से कम आ रहे हैं और जिनके मार्क्स 140 से ज्यादा आ रहे हैं, तो सब एक मेजर डिफरेंस जो है वो है कि देखिए अभी क्या हुआ है, जो ड्रॉपर्स में स्टूडेंट्स थे उनमें हो सकता है कि उनका पूरा कोर्स नहीं हुआ हो जेई एडवांस का, क्योंकि आप सभी को पता है कि जेई एडवांस में नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, जेई मेंस वालों ने अपना सिलेबस कम कर दिया, तो जेई मेंस के पहले जो जेई मेंस के चैप्टर्स थे वही पढ़ाए गए हैं। जो जेई एडवांस में केवल आ रहे थे उन चैप्टर्स को हो सकता है कि नहीं पढ़ाया गया हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अपना जेई एडवांस तक का सिलेबस पूरा करें, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि सर सेकंड अटेम्प्ट हो गया अब मैं उन चैप्टर्स को कवर करूं जो केवल जेई एडवांस में आ रहे हैं, तो फिर आपको जेई एडवांस के बाकी चैप्टर्स को रिवाइज करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसीलिए पहला काम, जल्दी से जल्दी जो चैप्टर्स आपके अभी तक छूटे हुए हैं, जो नहीं पढ़ाए गए हैं, उन चैप्टर्स को कंप्लीट करें। लेकिन ये मैंने किसके लिए कहा है? जिनके मार्क्स 140 से ज्यादा आ रहे हैं। जिनके मार्क्स 140 से कम आ रहे हैं, देखो बहुत क्लियरली बोल रहा हूं मैं, जिनके मार्क्स 140 से कम आ रहे हैं उनको अभी जेई मेंस पर ही फोकस करना चाहिए। उनका टारगेट यही होना चाहिए कि यार किसी तरह से इन 140 मार्क्स को 180 190 लेके जाएं। अगर वो अभी जेई एडवांस वाले चैप्टर्स में उलझ गए तो ये मार्क्स जो है ना 140 के 140 ही रह जाएंगे, ये नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनका फोकस पहले किस पर करना चाहिए? जेई मेंस पर, ताकि उनका स्कोर जो है वो 180 190 हो जाए। तो अब जिनके मार्क्स 140 से कम आ रहे हैं उनको क्या करना है? उनको जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के नोट्स को पढ़ना है। हर एक चैप्टर्स पर
जो 20 25 30 क्वेश्चन जो आपने पहले किए हुए हैं वो करना है, साथ में उस चैप्टर के पीवाईक्यूज करने हैं। 15-20 पीवाईक्यूज ये आपको करने हैं हर एक चैप्टर के लिए, ऐसा ही करना है। आपके पास टाइम है, फरवरी कह सकते हो या मिड मार्च तक, यानी अराउंड 45 डेज के अंदर आपको हर एक चैप्टर को टच करना है, हर एक चैप्टर के नोट्स को पढ़ना है, उससे रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपने किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से करो, साथ में 15-20 उस चैप्टर के पीवाईक्यूज भी अच्छी तरह से करो। तो सबसे पहला काम आपको हर एक चैप्टर का नोट्स पढ़ के तैयारी करनी है। मेरा मानना है कि 15 मार्च तक ही आपका एक रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस तरह से 15 मार्च तक। और उसके बाद आप चाहो तो 6-7 फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। उससे पहले देखो फुल सिलेबस टेस्ट भी नहीं देने चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स क्या होता है कि उनका कोर्स तो रिवाइज ही नहीं होता, बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज ही नहीं किए, 3-3 4-4 महीने पहले पढ़े थे और अब वो फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं। अब फुल सिलेबस टेस्ट में जब उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वो हमसे सॉल्व ही नहीं होता, फिर मार्क्स कम आते हैं जिसके कारण हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो भाई पहले अपना एक बार जल्दी से सिलेबस रिवाइज करो और पूरा सिलेबस रिवाइज करने के बाद फुल सिलेबस टेस्ट तो 15 मार्च के बाद भी आपके पास टाइम बचेगा। हर वीक में आप 2 पेपर भी देते हो तो आराम से 6 to 8 पेपर्स आप फुल सिलेबस के दे सकते हो। और ये पेपर वही वाले जाओ तो आप जेई मेंस के जो अभी रिसेंटली हुए हैं जनवरी वाले पेपर्स वही आप दे सकते हो, ठीक है। और टेस्ट देने के साथ साथ उनका एनालिसिस भी करो कि यार कौन से चैप्टर के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कौन से चैप्टर के नहीं कर पा रहे हैं। जिन चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उनके वापस से नोट्स पढ़ो और देखो कि वहां पर आपका क्या वीक पार्ट है, उसे इंप्रूव करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। तो टेस्ट पेपर भी देने और उसका वापस से एनालिसिस भी करना है। तो 15 मार्च के बाद भी अराउंड 20 डेज का आपके पास टाइम होगा जिसमें आप और अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिनके मार्क्स 140 से कम आ रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप जेई मेंस पर और अच्छी तरह से फोकस करो, ये जो मैंने बताया उस प्लान को फॉलो करो। लेकिन अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनके मार्क्स 140 से 200 या 200 से अबव आ रहे हैं। तो उनके लिए कुछ चीजें तो देखो कॉमन है। क्या कॉमन है? सबसे पहले अपना जेई मेंस के अलावा जो चैप्टर्स थे जो जेई एडवांस में आ रहे हैं उन चैप्टर्स को कंप्लीट करिए जल्दी से जल्दी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएं उनमें, उनको कंप्लीट करना है आपको। फिर अगेन अपने कुछ आइडेंटिफाई करो भाई ये टॉपिक वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि यार जो टॉपिक आता है उसी को फिर आप वापस टाइम दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाई करना होगा कि यार सर ये मेरे वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग को थोड़ा कम टाइम दो, वीक को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, नेचुरल सी चीज है। तो आइडेंटिफाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक, और वीक टॉपिक को थोड़ा ज्यादा टाइम आपको देना चाहिए। क्या करना होगा? देखो वीक चैप्टर है तो फिर से देखो नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग है तो नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वीक चैप्टर है तो फिर तो नोट्स तो पढ़ने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्ट आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो ये रेगुलर टच में रहना होगा। कोई भी चैप्टर जो है, मैं ये क्यों बता रहा हूं कि अगर आपका कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग है लेकिन अगर आपने 1-1.5 महीने तक उसको वापस टच नहीं किया ना तो आप भूलने लगोगे। और फिर वही चैप्टर पता चला 1.5 महीने के बाद सर मेरे को तो ये अच्छा खासा आता था, अब तो मैं भूल गया। तो उनके टच में रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको लग रहा होगा सर फिर से नोट्स पढ़े। हाँ भाई फिर से नोट्स पढ़ना है। ये नोट्स आपको पता है जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के बाद एक बार फिर से पढ़ने होंगे। नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली बात है जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, बट नोट्स हमेशा हर रिवीजन के अंदर नोट्स पढ़ने होते हैं। जिन चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़ा स्पीड से पढ़ो, जिन चैप्टर्स में आपको लगता है थोड़े वीक हो उनमें आप थोड़ा ज्यादा टाइम लगा सकते हो। तो आइडेंटिफाई करो वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर, सभी वीक चैप्टर के स्पेशली नोट्स पढ़िए, और हर एक चैप्टर से रिलेटेड जिनके मार्क्स 140 से 200 आ रहे हैं बहुत, उनको मुझे लगता है कि अभी भी और जेई मेंस पर फोकस करना है ताकि उनका स्कोर अबाउट 200 जाए यार, ताकि हम 99 परसेंटाइल से ऊपर डेफिनेटली आ जाए। तो उनको क्या करना है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड जेई मेंस के पीवाईक्यूज करें, बेसिक क्वेश्चन करें। अभी फोकस जेई मेंस ही है, हमें इस स्कोर को 200 से ऊपर लेके जाना है। देखो सीधी सी बात है। और साथ में जेई जब आपका यानी ये रिवीजन हो जाए तो इसके बाद अगेन आप 6 to 8 फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो।
जिससे आपका जो एक एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, आपकी पता चल जाएगा कि यार मैं कहाँ पर स्लो हूँ, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए। तो ये सारा प्रैक्टिस करते जैसे जैसे करोगे अपने आप आइडियाज आएंगे। लेकिन जिनके मार्क्स 200 से ज्यादा आ रहे हैं उनको क्या करना है, तो देखिए यहां पर भी जिनके मार्क्स 200 से ज्यादा आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को क्या करना है भाई, उनको पहले तो जो अपना सिलेबस बचा हुआ है वो कंप्लीट करो जेई एडवांस का। फिर वो भी लिखें कौन से वीक चैप्टर्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। जो वीक चैप्टर्स है उनके नोट्स पढ़िए, उन वीक चैप्टर्स के जेई मेंस और जेई मेंस के जो जो चैप्टर्स वीक है उनके जेई मेंस के पीवाईक्यूज करिए। और यहां पर मैं आपको बता दूं जिनके मार्क्स 200, 210, 15 आ रहे हैं वो भी ये कोशिश करे कि उनका जेई मेंस का स्कोर भी 240, 250 इस रेंज में जाए। देखो बढ़ाना तो है, ऐसा नहीं कम हो जाना चाहिए, उनको भी बढ़ाना। और वो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये ध्यान में रखना, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में जेई मेंस की भी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, और अच्छी तरह से हम कर रहे हैं। तो जो वीक चैप्टर्स हैं उनके पीवाईक्यूज करें, लेकिन साथ में हर एक चैप्टर की जेई एडवांस की एक्सरसाइज भी करनी है। अब आपको जेई एडवांस की एक्सरसाइज, क्योंकि जेई मेंस के साथ साथ एडवांस को भी हमें तैयार करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप अच्छा खासा स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आप जेई एडवांस में रैंक ला सकते हो। अब हमें उस रैंक के लिए फाइट करनी है, तो उसके लिए हमारा फोकस होना चाहिए जेई एडवांस। तो जो वीक चैप्टर्स हैं उनके पीवाईक्यूज करो ताकि वो भी थोड़े स्ट्रांग हो जाए, और फिर जितने भी चैप्टर्स हैं उन हर एक चैप्टर की जेई एडवांस की एक्सरसाइज को करिए। लास्ट 10-15 ईयर्स, बढ़ाना चाहो तो 20 ईयर्स तक कर सकते हो, कम करना चाहो तो 10 ईयर्स, बट लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली करने ही हैं आपको। और इवन बता दो कोई जरूरी नहीं एक बार करने पर अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आप चाहो तो 2 बार भी कर सकते हो। तो जब तक जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट आता है तब तक आपका ये टारगेट जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। अब आप सोचो कि सर उसके बाद क्या करेंगे, तो बहुत कुछ है भाई करने के लिए, आपको भी पता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। शीट अगर आप देखोगे मेरी पर्टिकुलरली तो उसमें O2 है, H2 है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहां पर ड्रॉपर्स को क्या करना है वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, 3 कैटेगरी में है, उनको डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप अपने लिए चेक करिए कि आप कैटेगरी 1 में, 2 है या 3 है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हो। इन सभी डिस्कशन में मैंने ये माना है देखो कि आप पर डे रफली 13 to 14 आवर्स देखो पढ़ रहे हो। अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस में अच्छी रैंक लेना चाहते हो तो देखो ये बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन है, सभी इस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी इतनी मेहनत करनी होगी। तो वो जो 13 to 14 आवर्स वाला जो टारगेट है वो हमेशा पूरा होना चाहिए। देखो उसमें कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। आपके मार्क्स एग्जाम में थोड़े कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कभी कुछ हेल्थ इश्यू भी हो जाते हैं। लेकिन ये आपको पता ना कि यार एक दिन में 24 घंटे होते तो आप 13-14 घंटे तो पढ़ सकते हो, ये आपके हाथ में है। किसी दिन हो सकता नहीं पढ़ पाए, बट ऐसा नहीं कि सर मैं तो 5-7 घंटे पढ़ पाता हूं, कोई कहता सर 7-8 घंटे पढ़ पा रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं आप लोगों की कमेंट्स पर अभी ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, बट अभी हमारा जो डिस्कशन है वो इस पार्ट पर है, तो पहले इसी पर फोकस करते हैं। देखो जो हमारा डिस्कशन चल रहा है मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो यहां पर आपको पर डे इतना पढ़ना है और हर सब्जेक्ट का टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर आपका टाइम फिक्स नहीं है, सुबह उठे यार क्या पढ़ूं, मैथ्स मन नहीं कर रहा, फिजिक्स पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिजिक्स उठा ली, फिर थोड़ी देर बाद केमिस्ट्री उठा ली, तो ऐसे नहीं होता। टाइम स्लॉट फिक्स होना चाहिए कि इतनी बजे से इतनी बजे तक मैथ्स पढ़नी है, फिर केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर मैथ्स पढ़नी है। खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, लंच डिनर किस टाइम पर करना है, तो आपका पूरा टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। अगर आप मेरा एक पुराना वीडियो देखोगे तो उस पुराने वीडियो में सब लिखा हो, सब बताया हुआ कि टाइम की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, कि चैप्टर कौन सा पढ़ना है, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो एक पुराना मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो उसको। उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है कि अच्छा इतनी बजे से इतनी बजे तक ये पढ़ना है, फिर इतनी बजे से इतनी बजे तक ये पढ़ना है। और मैंने ये भी बताया था कि एक बार अगर आप बैठो तो कम से कम 2 घंटे की सिटिंग तो होनी चाहिए। ये नहीं 1 घंटा पढ़े फिर उठ गए, फिर 1 घंटा बैठे फिर उठ गए, कम से कम बैठो तो 2 घंटे के लिए बैठो, इतनी सिटिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें दिमाग में रखनी है। और देखिए यहां पर मैं आपको और भी बता दूं,
जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं आप उनको बता दूं कि उनकी रियल परफॉर्मेंस अब आने वाली है। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी तरह से नहीं आई हो। क्यों? क्योंकि उनका कोर्स अभी अभी तो खत्म हुआ है यार, तो उनको रिवीजन का ही टाइम नहीं मिला। तो जो ड्रॉपर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी रियल परफॉर्मेंस तो सेकंड अटेम्प्ट में दिखेगी आपको। आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर आप सही तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करोगे ना। तो मेरा मानना है कि जिनके मार्क्स 100 के आसपास आ रहे हैं वो 170 180 तक जाएंगे, जिनके 150 तक आ रहे हैं वो अबाउट 200 स्कोर कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको सही तरह से प्लानिंग करनी होगी, अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करना होगा। तो ध्यान रखिए आपके मार्क्स अच्छे खासे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिला था, अब आपको अच्छा खासा रिवीजन का टाइम मिलेगा और आपके मार्क्स अच्छी तरह से बढ़ जाएंगे। और जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वापस मैं कहूंगा कि बोर्ड के एग्जाम भी आई थिंक बहुत सही टाइम पर इस बार खत्म हो रहे हैं। मेरा माना आई थिंक जिनका फिजिकल एजुकेशन है वो 12th ऑफ मार्च को बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जिनका कंप्यूटर है शायद वो कुछ 2 अप्रैल को है, तो ठीक है, वो एक सब्जेक्ट को आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन बोर्ड के एग्जाम भी सही टाइम पर खत्म हो रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा खासा टाइम बचेगा, जिस यानी बोर्ड के एग्जाम्स के बाद जेई मेंस के बीच में 20 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें वो प्योरली जेई मेंस पर फोकस कर सकते हैं। तो जो अपना हो ना रिदम जो ब्रेक हो जाती है, वैसे तो हम ज्यादा ब्रेक होने नहीं देंगे, बट अगर रिदम ब्रेक भी हो जाती है उन 20 दिनों में आप वापस फ्लो में आ सकते हो, मोमेंटम गेन कर सकते हो, ताकि सेकंड अटेम्प्ट में भी आप और अच्छा करो, जितना भी किया है उससे भी अच्छा आप कर सकते हो। तो 12th वाले और ड्रॉपर दोनों स्टूडेंट्स नेक्स्ट अटेम्प्ट में पहले से बेटर कर सकते हो, अगर हम इस टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करते हैं तो। राइट, तो ये आज हमारी प्लानिंग जो मैंने आप लोगों को बताई कि क्या करना चाहिए, आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। तो थैंक यू। इसी तरह के टॉक के लिए आगे से आगे मिलते रहेंगे। आप लोग चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप में अपने कुछ कमेंट पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कि कुछ एडवाइस चाहिए तो उनको भी उनका आंसर दिया जाएगा कि हाँ आपको किस तरह से करना है। थैंक यू, मिलते हैं वापस, बाय बाय।